UPPCL 2.0 चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आप लोगों के लिए एसी फंडामेंटल का नेक्स्ट पार्ट औसत मान और औसत मान तथा आरएमएस मान में संबंध किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, इसका फुल डिटेल लेकर आया हूँ और इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनको। तो बेटा बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बेटा यहाँ देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले क्या पूछा गया है और क्या बताया गया है। दोनों तथ्यों पर ध्यान देते हैं और देखते हैं। यहाँ हमको सबसे पहले औसत मान ज्ञात करना है। और कौन सा औसत मान, ये क्या लिखा है कि प्रत्यावर्ती राशियों का मान परिवर्तनशील होता है। संभव है पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जो आपका आरएमएस मान होता है, या आरएमएस जो प्रत्यावर्ती राशियां होती हैं, ये बदलती हुई चलती हैं अपनी कोण बनाती हुई, ठीक है ना। तो ये परिवर्तनशील होता है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा की तुलना डीसी धारा से की जाती है जब हमको औसत मान निकालना होता है। तो हम डीसी सदैव औसत में ही होती है, परंतु जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, एसी सप्लाई होती है, उसको हम डीसी से तुलना करवा देते हैं। तो जो डीसी से हम तुलना करवाएंगे, जो एसी सप्लाई का वैल्यू डीसी सप्लाई के इक्वल आएगा, उसी सप्लाई को हम किस नाम से जानते हैं, औसत नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती राशियों का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान अधिकतम धारा का 0.637 गुना अथवा 2/पाई गुना होता है। इन पॉइंटों को याद रखेंगे। 2/पाई गुना या 0.637 गुना होता है। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट हमारा है प्रत्यावर्ती राशियों का औसत मान 2 प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। वो कौन कौन से 2 टाइप हैं? पहला टाइप है आपका समाकलन विधि और दूसरा टाइप आपका है मध्य कोटि विधि। जब पिछले वीडियो में आपको आरएमएस मान बताया जा रहा था, तो आरएमएस मानों को भी हम 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, समाकलन विधि और मध्य कोटि विधि के द्वारा। इसी प्रकार से औसत मानों को भी हम 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा समाकलन विधि द्वारा ज्या तरंग साइन वेव के औसत मान की गणना तो हम कैसे निकालेंगे? तो समाकलन विधि के द्वारा हम क्या निकालेंगे, आई एवरेज, धारा का औसत मान बराबर धारा का अधिकतम मान बटे पाई/2। ठीक है। तो यहाँ हम ये वैल्यू बेटा अब कहोगे कि कहाँ से आए, तो याद रखना इस वैल्यू को हम समाकलन विधि के द्वारा निकालते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इसी का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। और 2/पाई मतलब हम 2 में यदि पाई का भाग देते हैं तो 0.637 आपका वैल्यू प्राप्त होगा और ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। जिस प्रकार से ये धारा का औसत मान है, इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर वोल्टेज का औसत मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना। औसत वोल्टता बराबर Vm बटे पाई/2। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि औसत वोल्टेज बराबर 2/पाई इंटू Vm, या फिर हम लिख सकते हैं V एवरेज इक्वल टू 0.637 Vm। इस प्रकार से इसको ज्ञात किया जा सकता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो हम आपको अभी न्यूमेरिकल बताएंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया, मध्य कोटि विधि के द्वारा हम ज्यावक्रीय या साइन वेव के औसत मान की गणना कर सकते हैं। बेटा चैनल तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं और चैनल छोटे भी होते हैं। यही चीज आपको चिल्ला चिल्ला करके और बहुत ऊंची आवाज में हल्ला मचा मचा करके चीज यही बताई जाएगी, परंतु बार बार घुमा घुमा करके। बेटा चैनल छोटा है तो क्या हुआ, आपको कंटेंट हमारा सॉलिड मिलेगा। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर क्या हमको बता के गए, क्या हमसे कह के गए। चलिए बेटा, तो मध्य कोटि विधि के द्वारा जैसे मैंने आरएमएस वैल्यू के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया था तरंग आरेख, इसी प्रकार से मध्य कोटि विधि के लिए साइन वेव का ग्राफ बनाए हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो आपको कटिंग दिखाई दे रही है इनको हम तात्क्षणिक मान कहते हैं। ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये तात्क्षणिक धाराओं के लिए यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब क्या करते हैं कि जब हमको औसत निकालना होता है तो औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योग बटे संख्याएं।
ठीक है। तो इनका सबका जैसे ही हम योग करेंगे तो हमको धारा का औसत मान जब ज्ञात करना है तो धारा का औसत मान इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब इन सभी धाराओं का योग, ठीक है ना, और बटे ये धाराएं कुल कितनी बार आई हैं उसकी संख्या। जिस प्रकार से करंट का हम निकालते हैं औसत मान, इसी प्रकार से वोल्टेज का भी औसत मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं कि हम जो आपकी आरएमएस धारा होती है और औसत धारा होती है, दोनों की वैल्यू को इक्वल कैसे किया जाए। उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं, यहाँ से हम धारा का अधिकतम मान कैसे निकालेंगे, जरा इस पर विचार करेंगे। इस वाले फॉर्मूले पर अथवा इस वाले फॉर्मूले, ये आपका ब्रैकेट में और बटे में भी इस पर विचार करेंगे। यहाँ से आपका ये लिखा है आई एवरेज, और इस वाली संख्या का इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा π/2 इक्वल टू हो जाएगा IM। तो यहाँ से हम धारा का मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये भी बात वही है। ठीक है, और यहाँ पर पाई का जैसे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई एवरेज इक्वल टू, और पाई का मान होता है 3.14/2। ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा IM। यहाँ से आप पलट करके लिख सकते हैं IM इक्वल टू 2 का इसमें भाग दे देंगे तो हो जाएगा 157 आई एवरेज। तो मैक्सिमम वैल्यू जब हमको निकालनी होगी और औसत मान दिया होगा तो हम इसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से वोल्टेज का अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू यदि निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज का अगर हमको VM निकालना है तो ये हो जाएगा आपका कितना π/2 और V एवरेज, और यहीं से हम लोग लिख सकते हैं VM इक्वल टू 1.57, मतलब पाई का मान रखेंगे और 2 से कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा V एवरेज। इस प्रकार से हम धारा का, जो धारा और वोल्ट दोनों का मैक्सिमम वैल्यू आसानी से यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अब बेटा चलते हैं आरएमएस मान और औसत मान दोनों में संबंध क्या होता है, किस प्रकार से इनकी वैल्यू को हम बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए बेटा, तो यहाँ पर औसत मान और आरएमएस मान दोनों में संबंध को जानते हैं। इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन UPPCL, SSC JEE और अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। तो बेटा यदि आप हिंदी माध्यम से हैं तो हमसे जुड़िए, हम आपको प्रत्येक बिंदु से वाकिफ करवाएंगे, कोई भी बिंदु नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ बताएंगे और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। हाँ बेटा, इतना अंतर है कि कुछ लोग मैराथन डालते हैं। मैराथन में क्या होता है कि 2 वीडियो डालेंगे पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, परंतु मैराथन में आपको पूरा कंटेंट कभी नहीं मिल सकता है। ये बात हमारी याद रखना, चाहे जितना लंबा मैराथन हो जाए, मैराथन ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का, 4 घंटे का, 10 घंटे का, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक ही चैप्टर का अगर मैराथन बनाया जाएगा तो कोई 10 घंटे और 15 घंटे का नहीं बनाएगा। बेटा AC फंडामेंटल बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अगर लगातार 10 घंटे आप पढ़ाएंगे तब भी AC फंडामेंटल ख़त्म होने वाला नहीं है। तो 10 घंटे में क्या क्या बता देंगे, उसमें आधे से ज़्यादा तो बीच में बातें करने में ही समय बीत जाएगा। तो बेटा ध्यान दीजिए, छोटे कंटेंट डालता हूँ लेकिन सॉलिड डालता हूँ। चलिए चलते हैं किस पर, आरएमएस मान और औसत मान दोनों में क्या संबंध है और दोनों की वैल्यू हम एक दूसरे के द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बेटा, तो यहाँ जानते हैं आरएमएस मान तथा औसत मान में संबंध। ठीक है, आरएमएस मान और औसत मान में संबंध अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट अगर याद करना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। चलिए बेटा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आरएमएस वैल्यू। तो आपने आरएमएस वैल्यू क्या लिखी थी, जरा देख लीजिए। आरएमएस वैल्यू आपकी थी आई आरएमएस इक्वल टू IM बटे √2 था। इसमें 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका IM इक्वल टू, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी √2 IRMS, पहला मान। ठीक है, और सेकंड वाले में औसत मान को देखते हैं। तो औसत मान में हो जाएगा आपका, यहाँ लिख रहे हैं तो आई एवरेज, ठीक है ना, इक्वल टू IM बाई π/2। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं IM का, तो IM इक्वल टू हो जाएगा
π/2 आई एवरेज। अब क्या करते हैं, ये बेटा दोनों वैल्यू परस्पर समान है, मैक्सिमम हो गई, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इसका मान और इसका मान हम इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, √2 आई RMS इक्वल टू π/2 आई एवरेज। अब हम क्या निकाल सकते हैं, तो जो आपकी RMS मान जो होता है और एवरेज मान होता है, दोनों में मूल संबंध क्या बनेगा बेटा, यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई RMS बराबर π/2 √2। देख लीजिए √2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2√2 आई एवरेज। यहाँ से वैल्यू जो आपकी निकलेगी ये निकलेगी बेटा आई RMS इक्वल टू आई RMS इक्वल टू 0.9 आई एवरेज। ये वैल्यू आपकी यहाँ से निकल पाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू जो है यहाँ से बेटा ध्यान देंगे, यहाँ से 1.11 निकलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही इस राशि को आप इधर कर देंगे, इस राशि को इधर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी आई RMS अपान आई एवरेज इक्वल टू 1.11 और इसी को हम कहते हैं बेटा KF, ठीक है। इसी को कहते हैं KF, रूप गुणांक, इसी को कहते हैं हम फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जो होता है RMS मान बटे औसत मान, ठीक है। फॉर्म फैक्टर जो होता है, जो रूप गुणांक होता है, इसकी परिभाषा क्या है कि प्रत्यावर्ती राशियों की राशियों की ज्यावक्रीय तरंग में औसत मान तथा RMS मान का, यहां से ध्यान देंगे बेटा, RMS मान तथा औसत मान का अनुपात रूप गुणांक, ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर्म फैक्टर कहलाता है। ध्यान देंगे बेटा, जो हमको फॉर्म फैक्टर निकालना है KF, ये साइन वेव में क्या होता है, KF इक्वल टू आई RMS बटे आई एवरेज, ठीक है ना। और इसी को हम फॉर्म फैक्टर के नाम से जानते हैं। RMS मान और औसत मान का ये होता है अनुपात, ठीक है। जो रूप गुणांक होता है, जो फॉर्म फैक्टर होता है, ये किसका, RMS मान का और औसत मान का अनुपात होता है। फिर यहाँ पर चाहे आपकी करंट आ जाए और चाहे आपका आ जाए वोल्टेज। अगर वोल्टेज के लिए यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा फॉर्म फैक्टर KF इक्वल टू, ये हो जाएगा V RMS बटे, ठीक है ना, V एवरेज इक्वल टू 1.11। ज्यावक्री के लिए ये वैल्यू हमेशा एक समान रहती है। तो बेटा यहाँ पर संबंध देख रहे हैं, जब कभी आपको औसत मान दिया हो और RMS मान में बदलना है तो 1.11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 1.11 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, औसत मान में। जैसे औसत मान दिया है तो 1.11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका RMS मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। अब यदि इसका उल्टा दिया हो, RMS मान दिया हो और औसत मान पूछा है, तब हम क्या करेंगे। जैसे मान करके चलिए कि आई एवरेज का वैल्यू पूछा है और इस बार यही चीज पूछी भी गई थी, ठीक है ना। एवरेज का वैल्यू पूछा गया है और RMS का मान दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डायरेक्ट औसत मान निकल जाएगा। RMS मान यदि आपको दिया गया है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 0.9 का मल्टीप्लाई करेंगे, औसत मान आपका प्राप्त हो जाएगा। शायद हमारी बात आपको समझ में आ रही है। बेटा यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको पूरा कंटेंट देंगे। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कंटेंट पूरा मिलेगा और सॉलिड मिलेगा। त्रुटियां
तो सभी से होती है, इंसान ही त्रुटियां करता है, लेकिन त्रुटियों को सुधार भी किया जा सकता है। जो आपने अपने जीवन में त्रुटियां की हैं, उन त्रुटियों को बेटा आज सुधार लीजिए, कल आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। फिर वो त्रुटियां आपको नजर नहीं आएंगी, फिर किसी को भी नजर नहीं आएंगी। जो आप गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां हमेशा मत दोहराइए, उन गलतियों को समाप्त करिए और देखिए और टारगेट को फिक्स करिए और अपना भेद डालिए टारगेट, और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चलिए बेटा, तो यहाँ से फॉर्म फैक्टर जो होता है, रूप गुणांक जो होता है, ये क्या होता है? प्रत्यावर्ती राशियों के ज्यावक्रीय तरंग में। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे, जो साइन वेव होती है, ठीक है ना, साइन वेव होती है, साइन वेव में जो आपका फॉर्म फैक्टर होगा ये 1.11 होता है। बेटा सभी प्रकार की वेव्स में ये जो आपका फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर होता है ये अलग अलग होता है। ठीक है, अब चलते हैं किस पर? ये तो हो गया तुम्हारा औसत मान, या हम कहेंगे फॉर्म फैक्टर हो गया। अब देखते हैं पीक फैक्टर। ये पीक फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, पीक फैक्टर को हम कैसे ज्ञात करेंगे? याद रखना, जो यहाँ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले से संबंधित इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। औसत मान दिया गया था, ORMS मान दिया गया था और औसत मान का वैल्यू पूछा था। तो हमको क्या करना था? डायरेक्ट राशि में मल्टीप्लाई कर देना था, कितने से? 9 से। ठीक है, अब डालते हैं शीर्ष मान या श्रृंग गुणांक। ठीक है ना, पीक फैक्टर। ठीक है ना, श्रृंग गुणांक या शीर्ष गुणांक। ठीक है, इसको अगर परिभाषित करेंगे तो कैसे? ज्यावक्रीय राशियों में अधिकतम मान तथा RMS मान का जो अनुपात होता है, अधिकतम मान और RMS मान का जो अनुपात होता है वो आपका पीक फैक्टर कहलाता है। और पीक फैक्टर को बेटा KP के द्वारा या KC के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से इसको परिभाषित करते हैं, ज्यावक्रीय या कहेंगे साइन वेव, ज्यावक्रीय तरंग में तरंग के अधिकतम मान तथा RMS मानों के अनुपात को क्या कहते हैं? पीक फैक्टर। पीक फैक्टर KP अथवा क्रीस्ट फैक्टर KC के नाम से जाना जाता है। तो बेटा यहाँ पर हम जो साइन वेव होती है, साइन वेव में जो अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान और RMS मानों का जो अनुपात होगा, ये क्या होता है? ये पीक फैक्टर कहलाता है। और इसका जो KP होता है, KP या इसी को हम KC क्रीस्ट फैक्टर या श्रृंग गुणांक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो होगा अधिकतम मान, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम मान बटे RMS मान। ठीक है ना, ये वैल्यू होती है, यहाँ से निकालेंगे KP इक्वल टू IM। धारा के लिए यदि हम पीक फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा IM बटे और RMS मान जो होगा, ठीक है ना, IM बाई √2 ये होगा। तो यहाँ पर हम 2 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 और IM से IM दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात आपका वैल्यू इतना ही निकलेगा। ये हो जाएगा KP इक्वल टू और √2 का वैल्यू रख देंगे, √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो KP जो है आपका इतना निकलेगा, किसके लिए? ज्यावक्रीय तरंग के लिए। ठीक है ना, साइन वेव में।
ज्यावक्रीय तरंग में ये वैल्यू इतना होता है, जबकि हम वोल्टेज के लिए यदि लेते हैं तो ये हो गया आपका धारा का पीक फैक्टर, ठीक है ना, धारा का पीक फैक्टर, ठीक है, धारा का पीक। अब यहाँ वोल्टता का यदि हम पीक फैक्टर निकालेंगे, वोल्टता का पीक फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, के पी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका Vm बटे Vm बाई √2 इक्वल टू यहाँ भी आपका √2 बचेगा। ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं कितना, के पी इक्वल टू 1.414। अर्थात चाहे वो करंट का पूछे चाहे वोल्टेज का पूछे, दोनों का पीक फैक्टर आपका एक समान होता है। ठीक है बेटा, दोनों का जो पीक फैक्टर मैंने बताया ये एक समान होता है और एक समान इसकी वैल्यू निकलती है। इसके बाद आपका होता है वर्गाकार तरंग, जरा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। यहां लिखते हैं वर्गाकार तरंग, वर्गाकार तरंग। ठीक है, कौन सी, वर्गाकार तरंग। ठीक है, स्क्वायर वेव इसको कह सकते हैं, स्क्वायर वेव या वर्गाकार तरंग। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए देखते हैं बेटा, तो इसमें औसत मान ध्यान देना जरा, कौन सा, आरएमएस मान बराबर औसत मान बराबर अधिकतम मान। ये परस्पर सभी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, चाहे हम धारा का लेंगे आरएमएस इक्वल टू धारा का लेंगे एवरेज इक्वल टू करंट का ही लेंगे हम मैक्सिमम, ये आपस में बराबर होंगे। या फिर हम वोल्टेज का लेंगे आरएमएस इक्वल टू वोल्टेज का लेंगे एवरेज इक्वल टू वोल्टेज का लेंगे मैक्सिमम, ये आपस में इक्वल होते हैं। जब ये सभी वैल्यू आपके इक्वल होंगे, किसमें, वर्गाकार अथवा आयताकार तरंग में, आयताकार तरंग में, आयताकार तरंग में। सबसे पहले साइन वेव देखते हैं। अगर आपको तरंग ये मिलती है तो इसको हम साइन वेव के नाम से जानते हैं। अगर आपको तरंग जो वेव्स है ये आपको ऐसे मिल जाए, इसको हम आयताकार तरंग के नाम से जानते हैं। ध्यान देना बेटा, ये आपकी आयताकार तरंग है और ये समय के साथ आगे बढ़ती है, यहाँ 0 होता है, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, करंट है तो Im होगा यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर माइनस का होगा आपका Im। ये आपकी कौन सी तरंग है, ये आपकी आयताकार तरंग है। अगर ये है आपकी आयताकार, ध्यान देना, और अगर आपकी वर्गाकार तरंग के बारे में पूछेगा तो स्क्वायर स्क्वायर बनाता हुआ काटेगा, इसमें वर्ग बनते हैं, स्क्वायर स्क्वायर बनाता हुआ काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Im और ये हो जाएगा माइनस Im और ये टाइम के साथ आगे बढ़ेगा। अगर ऐसी ही एक तरंग और मिल जाए जिसमें कुछ भी ना बना हो, तो इस तरंग को हम किस नाम से जानते हैं, बता सकते हैं क्या आप लोग? अगर बता सकते हैं तो बताइए, इस तरंग को हम किस नाम से जानते हैं? जो यहाँ पर तरंग छापी गई है, ये तरंग इस बार विद्युत उत्पादन की परीक्षा में पूछी गई है। ये सिंबल पूछा गया है कि ये सिंबल किस तरंग को प्रदर्शित करता है। तो बेटा याद रखना, इस तरंग को हम वर्गाकार कहेंगे क्योंकि इसमें वर्ग बन रहे हैं, वर्गाकार तरंग। और चाहे आपका वर्गाकार तरंग हो चाहे आपका आयताकार तरंग हो, इनके सभी के फॉर्मूले जो होते हैं एक समान होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। और ये तरंग जो आपको दिखाई दे रही है, इस तरंग का नाम होता है डिजिटल वेव्स। ठीक है ना, ये कौन सी है, ये डिजिटल तरंग है। अगर ये डिजिटल तरंग है तो एनालॉग तरंग को हम किस रूप में जानते हैं? तो बेटा याद रखना, इस प्रकार से जो तरंगें चलती हैं इसको एनालॉग तरंग कहा जाता है। ठीक है ना, एनालॉग तरंग, इसको एनालॉग तरंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? एनालॉग तरंग के नाम से जाना जाता है। जबकि यहीं पर देखेंगे इसका जो रूप गुणांक होता है, ठीक है ना, रूप गुणांक, जिसको हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं, फॉर्म
एक बार पुनः लिखते हैं रूप गुणांक, ठीक है ना, रूप गुणांक, इसको हम फॉर्म फैक्टर रूप गुणांक लिखेंगे, ठीक है ना। रूप गुणांक ये होता है आपका के एफ फॉर्म फैक्टर, तो इसका जो फॉर्म फैक्टर होता है और शीर्ष गुणांक होता है कौन सा, शीर्ष या पीक फैक्टर, ठीक है ना, पीक फैक्टर, इसको हम फॉर्म फैक्टर, इसको पीक फैक्टर, ठीक है ना, पीक फैक्टर केपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर ये दोनों आपस में केपी और केएफ, केपी और केएफ ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और इनका वैल्यू इन दोनों प्रकार की तरंगों के लिए, किसके लिए, आयताकार और वर्गाकार दोनों प्रकार की तरंगों के लिए इकाई होता है, ठीक है, याद रखेंगे दोनों प्रकार की तरंगों के लिए इसका वैल्यू इकाई होता है। और ये आपस में सब कैसे होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। ये आपकी आयताकार, ठीक है ना, या हम कहेंगे ये जो तरंग है आपकी रेक्टेंगुलर है और ये आपकी स्क्वायर वेव है, इसको हम डिजिटल तरंग के नाम से जानते हैं, और ये तरंग आपको जो दिखाई गई है इसको हम एनालॉग तरंग के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। अब चलते हैं इनके न्यूमेरिकलों पर, इनके न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन पर विचार करते हैं। तो बेटा इनके कुछ न्यूमेरिकल चुनिंदा होते हैं और कुछ विशेष तरीके से इनके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इनको हटाते हैं और अपनी कॉपी में इनको बेटा बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेना, मेंशन कर लेना, जब भी आपकी परीक्षा में आए तो इनको पलट करके देख लेना। बहुत बड़ी बड़ी संस्थान होते हैं, बड़े बड़े कोचिंग होते हैं, तो इतना ऊंची ऊंची बातें मारेंगे, लेकिन इसी को लपेट लपेट करके कई बार में बताएंगे, तो बेटा ऐसा काम अपने पास नहीं है। हम आपको जो भी चीज देंगे एकदम क्लियर देंगे, क्यों चक्कर में पड़े हो किसी के, ठीक है। चलिए बताते हैं आगे। यहां देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, दस या कहेंगे स्मॉल आई इक्वल टू 10 साइन, और यहां पर लिखेंगे 157 टी, ठीक है, इतना है एम्पियर। तो निम्न को ज्ञात कीजिए, निम्न को ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है, मान लीजिए क्वेश्चन तो ये दिया, अब जो जो यहाँ हम पॉइंट लिख रहे हैं उनमें से कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है, कोई भी एक आइटम पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले इसमें आपको ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना, नंबर एक धारा का अधिकतम मान, क्या ज्ञात करेंगे, धारा का अधिकतम मान, ठीक है ना, इसको याद रखना, कितना लिखा है, 10 लिखा है। धारा का अधिकतम मान क्या, IM ज्ञात करना है। दूसरे नंबर पर धारा का RMS मान, ठीक है ना, IRMS ज्ञात करना है। तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है, धारा का औसत मान निकालना है, ठीक है ना, I का एवरेज वैल्यू निकालना है। चौथे नंबर पर आपको क्या निकालना है, धारा का पीक शीर्ष गुणांक निकालना है, शीर्ष गुणांक निकालना है, ठीक है ना, के पी मान लीजिए, ठीक है ना। और पांचवें नंबर पर आपको धारा का शीर्ष गुणांक के बाद आपको निकालना होगा धारा का रूप गुणांक, इसी को कहते हैं फॉर्म फैक्टर, ठीक है, इसको कहते हैं KF के नाम से। ये होता है पीक फैक्टर, ठीक है ना, ये होता है पीक फैक्टर KP या KC, ठीक है ना। और छठवें नंबर पर आपको क्या निकालनी है, छठवें नंबर पर आपको कोणीय आवृत्ति
ध्यान देना हम क्या क्या निकाल रहे हैं इसमें। कोणीय आवृत्ति रेडियन प्रति सेकंड में, ठीक है ना। इसके बाद आपको 7वें नंबर पर क्या निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी एफ निकालनी है। और ये किस में निकालनी है बेटा, हर्ट्ज में निकालनी है। तो आपको एक ही प्रश्न पर एग्जामिनर इतने प्रश्नों में से 7 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। ध्यान देना हमारी बात को। एक प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा और इस पर मैंने 7 क्वेश्चन आपको बना करके दिए। या तो ये क्वेश्चन देगा, इनमें से या तो धारा का अधिकतम मान पूछेगा, या धारा का आरएमएस मान पूछेगा, या धारा का औसत मान पूछेगा, या धारा का शीर्ष गुणांक पूछेगा, या धारा का रूप गुणांक पूछेगा, या कोणीय आवृत्ति का मान पूछेगा, या फिर प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई आवृत्ति का मान पूछेगा। कोणीय आवृत्ति को बेटा ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इतनी सब वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू को एग्जामिनर पूछता है, बाकी क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये प्रत्यावर्ती धारा दी गई है और इसका साइन वेव का ये समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर बेटा साइन लिखा हुआ है। इस प्रकार से इसको हम पहचान सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बारी आती है सॉल्व करने की। तो क्या करते हैं कि इस समीकरण से एक बेसिक समीकरण की तुलना करवाते हैं। वो बेसिक समीकरण आपका कौन सा है, स्मॉल आई, जो तात्क्षणिक धारा होती है स्मॉल आई बराबर होती है Im sin ओमेगा टी। इस समीकरण से हम इस समीकरण की इनकी दोनों की आपस में तुलना करवाते हैं। तो बेटा आपको दिखाई देने लगा होगा, इस समीकरण को यहाँ मत लिखिए, इस समीकरण को इसी समीकरण के नीचे लिखिए। तो नीचे लिखेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ पर हो जाएगा I बराबर हो जाएगा Im और ये हो जाएगा sin ओमेगा टी। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर बनेगी। अब जरा तुलना करिए, अब मजा आएगा। इनको दोनों को घेर दीजिए। तो अधिकतम मान आपका कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया। बेटा एक समस्या आपकी सॉल्व है। और दूसरी समस्या कहाँ पर सॉल्व हो गई, पॉइंट नंबर 6 देखिए जरा। ओमेगा का मान दिया गया 157, यहाँ पर रख लेंगे। तो बेटा ये कोणीय चाल जो ओमेगा होती है, ये इसको हम डायरेक्ट वही उतार लेते हैं। 157 ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड में। 2 समस्याएं तो आपकी यहाँ डायरेक्ट दी हुई होती हैं। अब क्या करेंगे, अब जब ये समस्या यहाँ पर एक सॉल्व हो गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू से हम आरएमएस और औसत मान दोनों निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, जब हमको आरएमएस मान निकालना होगा तो अभी आपने लिखा था 0.707 और Im, इसके लिए लिखा था 0.637 Im। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था और ये मैंने आज ही बताया है। क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास है 10 एम्पियर, इन्हीं दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका इनका दोनों का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ करेंगे 0.707, ठीक है ना, 0.707 और यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 10 का। Im का वैल्यू ये दिया गया है, Im का वैल्यू ये दिया गया है, यहाँ पर ये Im का वैल्यू है, इसी से हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ हो जाएगा आपका 7.07 एम्पियर, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी कौन सी आ गई, धारा का आरएमएस मान आ गया। औसत मान जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 0.637 और ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर दी गई है, इसी का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6.337 और ये हो जाएगा आपका एम्पियर में, ठीक है ना। तो ये तीसरा वैल्यू। चौथा वैल्यू में क्या निकालते हैं, हमको पीक फैक्टर जब निकालना होता है तो सबसे पहले क्या रखते हैं, ऊपर अधिकतम मान रखते हैं। कौन सा मान, अधिकतम मान रखते हैं, ठीक है ना। अधिकतम मान बटे कौन सा, आरएमएस मान होता है, ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। अधिकतम मान बटे आरएमएस मान होता है और इसके अधिकतम मान का जो वैल्यू होता है यहाँ हम रखेंगे। अधिकतम मान जो है आपका कौन सा है, Im है, ठीक है ना। और आरएमएस मान जो होता है, ज्यावक्रीय तरंग का आरएमएस मान होता है Im/√2। इसका वैल्यू ऊपर लेकर के जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो √2 यहाँ वैल्यू आएगा 1.414। नो चेंज होते हैं ये मान, साधारण जो दिए होते हैं वही मान रहते हैं, ठीक है ना। तो पीक फैक्टर में √2 आएगा इसका वैल्यू, यहाँ 1.414। जो पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर होते हैं इनके बेटा कोई भी मात्रक नहीं होते हैं। तब क्या करेंगे, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर होता है आपका आरएमएस मान, ठीक है ना, और बटे होता है औसत मान, ठीक है ना। आरएमएस मान बटे औसत मान, यहाँ पर वैल्यू आपकी निकलेगी, इन दोनों को यहाँ पर रख देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे।
तो आरएमएस मान का वैल्यू रखेंगे 0.707 IM बाई 0.637 IM, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका ऊपर वाली संख्या में जब भाग देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताइए, देखिए जरा, ठीक है ना। यहां पर वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.9। यहां पर वैल्यू बेटा ये 3 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर के 3 पॉइंट हटाएंगे 1.11 आएगी, ठीक है ना। तो याद रखना इसकी वैल्यू हमेशा इतनी ही आती है, ये फिक्स होता है। अब बात आई किसकी, ओमेगा की। ये कोणीय आवृत्ति, यहां पर डायरेक्ट तुलना करेंगे तो सीधे ही आ जाएगी। अब वैल्यू आई आपकी किसकी, प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई आवृत्ति। तो प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई आवृत्ति हम जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, ओमेगा का वैल्यू रख दें, इसी वैल्यू को यहां पर उतारेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर 157। ओमेगा का वैल्यू रखेंगे 2 पाई एफ होता है, ये हो जाएगा आपका 157। 2 यहीं पर रहने दीजिए, पाई का मान रख दीजिए 3.14। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हो गया 157। अब क्या करेंगे बेटा, पॉइंट हटाने के लिए दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों साइड में जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद अब देखिए हमको करना क्या है, 100 से इसमें गुणा करिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, या चाहो तो इस 2 से इस संख्या को काट सकते हैं, कितना आया इधर 50 आया। अब क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 314। एफ बराबर 157 गुणे 50। गुणा कुछ मत करिए, ध्यान से देखिए, इसकी संख्या ये दुगनी है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसी 2 से इसको फिर से एक बार काट दीजिए, तो ये हो जाएगा एफ बराबर 25, ठीक है ना। इसको मैंने एक टेबल बना करके बताया था, सबसे पहले इसका आंसर लिख लीजिए हर्ट्ज। मैंने एक टेबल बनाई थी और मैंने बताया था आपको चाहे कोई भी क्वेश्चन मिले इसका, इस टेबल से बाहर नहीं जाता है। आप लोग चाहे जितने पुराने क्वेश्चन आप उठा करके देख लेना। यहाँ पर मैंने लिखा था ओमेगा कोणीय चाल और लिखी थी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आपका कोणीय चाल कितना दिया था मैंने, 100, सबसे पहले 628 लिखा था, ध्यान देना। जब मैंने 628 लिख दिया तो 628 का यहाँ पर 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आती है बेटा, ठीक है ना। ये होती है रेडियन प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर अगर 628 के स्थान पर 314 दिया है तो इधर की वैल्यू आपकी ये 50 हट जाएगी, और ये 100 अगर 57 है तो ये आपकी 25 आएगी, ठीक है ना। और ऐसे ही लिखा था मैंने 100 पाई अगर यहाँ दिया है तो बेटा अगर 50 आएगा, ये 50 पाई अगर लिखा है तो यहाँ पर 25 आएगा। ये अगर 200 पाई लिखा है तो इधर का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। इधर का वैल्यू 100 हट जाएगा। इस टेबल को याद रखिए और ये पूरे के पूरे इतने महाभारत से निपटारा पाएंगे। जैसे ही आप ओमेगा का मान 157 पाएंगे, आप फ्रिक्वेंसी का मान डायरेक्ट 25 मार देंगे, ठीक है। कोणीय मान जो ओमेगा का वैल्यू है, कोणीय आवृत्ति है, इसका मान 157 पाएंगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी 25 हो गई। 628 पाएंगे तो 100 हर्ट्ज हो गई, 314 पाएंगे तो 50 हर्ट्ज हो गई। और इस रूप में अगर पाएंगे तो इसी का सीधे हम क्या करेंगे, आधा करके इधर रख देंगे। इस साइड को जितना पाएंगे उसका जस्ट यहाँ आधा करके रख देंगे, ठीक है। तो इधर की ये सभी वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएंगी। तो बेटा कैसा रहा हमारा आज का सेशन। यदि वीडियो हमारा आज का आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने कम से कम 2 मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेटा हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं प्लीज़, हम आपसे आग्रह करते हैं और आशा भी करते हैं कि आप ही लोगों से हमारी आशाएं जुड़ी हुई हैं। बेटा चैनल छोटा है, बहुत बड़ा चैनल नहीं है। हम सब लोगों की बराबरी अभी फ़िलहाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड उपलब्ध नहीं है। किसी भी माध्यम से हम आपको आपके पास तक अपनी आवाज़ और अपना दिया हुआ कंटेंट पहुँचा रहे हैं। तो बेटा इस कंटेंट को अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करिए, नोट करिए और अपने भविष्य को सुधारिए। हम आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट देने की और सही कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो बेटा हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। राखी का सभी लोगों के लिए जो त्यौहार है उसके लिए लाख लाख बधाइयाँ। अपनी बहनों को आप लोग अपनी कलाई में राखी बंधवाइए, और यदि आप बहनें लोग हैं तो अपने भाइयों की कलाई सूनी नहीं जाने देना, क्योंकि कभी कभी भाई बहुत दूर रहते हैं। तो क्या हुआ, आप फ़ोन कॉल के माध्यम से ही कैसे भी उनसे कांटेक्ट जरूर करिए। यदि आप एक दूसरे से नाराज़ हैं तो प्लीज़ इस त्यौहार पर आप लोग नाराज़ मत रहिए। आपस में एक दूसरे से समझौता लेकर के चलिए और अपनी बहनों को खुश रखें। यही बस हमारा आग्रह है आप लोगों से लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।